हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? धरनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद धाकड़ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। अपनी जो पहले चल रहा था अपना वर्ण विचार में आ गए थे हम। वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे हम। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। एक तो पढ़ेंगे हम व्याकरण के बारे में। व्याकरण के बाद में हम 3 पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार उसके बाद पढ़ेंगे हम शब्द विचार। शब्द विचार शब्द विचार के बाद में पढ़ेंगे हम वाक्य विचार। इसके बाद में पढ़ेंगे हम वाक्य विचार। ठीक है। और इसके बाद में पढ़ेंगे वर्ण विचार हो गया। फिर ले लो अब वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ेंगे। पद क्या होता है वो पढ़ेंगे। वाक्यांश क्या होता है वो पढ़ेंगे। हल या हलंत क्या होता है वो पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे हम शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होती है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के बाद वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार के बाद में वाक्य विचार पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। उसके बाद पद क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है, हल क्या होला, हलंत क्या होता है। तो आइए अब हम व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी मैं इनकी डेफिनेशन परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर हम लास्ट के 2 मिनट रहेंगे, उनमें सारी की चर्चा एक साथ कर लेंगे एक ही शब्द में। व्याकरण इसका शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। देखो परिभाषा लिख देता हूँ मैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। देखो एक और शब्द में मैं कहूँ, अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी
किसी भी भाषा को आसानी से समझा पढ़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, व्याकरण को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला वर्ण विचार, अभी मैंने बताया था आपको, वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद में शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बाद में हम वाक्य पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम वर्ण। शब्द, देखो वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर पद बनते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। वर्ण के बारे में बात करेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द के बाद में वाक्य क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है, पद क्या होता है, हल क्या होता है, हलंत क्या होता है, शिरोरेखा क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की छोटी से छोटी इकाई, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है, जैसे कि क, च, ट, त, प इत्यादि। ठीक है, वर्ण के बाद में पढ़ते हैं हम शब्द। वर्ण के बाद में पढ़ते हैं हम शब्द। देखो, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गजल शब्द है। ये वर्ण, तीनों वर्ण मैंने इनको मिलाकर लिखा है गजल। ठीक है, सही लिख देता हूँ, गजल। ठीक है, उसी तरह मैंने लिखा गायक। ये गा एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, लेकिन मैंने इनको मिलाकर लिखा तो क्या हो गया? गायक। गजल गायक, गजल गायक। ठीक है, शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, और जो वाक्य होते हैं वो शब्द से मिलकर बनते हैं। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, शब्दों का
सार्थक समूह है, सार्थक समूह है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात इसके एक डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब दो शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राधा खाना पकाती है, राधा खाना पकाती है, मैंने इसका उदाहरण लिखा। एक और लिख दो, मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज क्रिकेट खेलता है। जैसे मैंने लिखा, क्यों? राधा कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। उसी प्रकार मैंने आपको व्याकरण लिखा दिया, व्याकरण के बाद मैंने आपको वर्ण लिखा दिया, वर्ण के बाद मैंने शब्द लिखा दिया, शब्द के बाद में वाक्य लिखा दिया, ठीक है। इन सब के बाद में हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला की देखो, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला कहलाती है। अब एक की बारे में आपके इसमें आ जाएगा वर्णमाला, शिरोरेखा, हलाहलंत। देखो, वर्णमाला पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, ठीक है। ध्वनि देखो, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। देखो, अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने? शब्द पढ़ा था। देखो, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हो जाएगी। उसी प्रकार हमने पढ़ा था वाक्य, अभी हमने वाक्य पढ़ा था। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हो जाएगी। देखो, अर्थ के आधार पूछे तो शब्द है, भावार्थ के आधार पूछे तो वाक्य है, और मौखिक रूप से पूछे तो ध्वनि है। देखो, ध्वनि और वर्ण क्या होते हैं? एक शब्द लिखा मैंने, जैसे एक शब्द लिखा मैंने, जैसे कि लिखा मैंने विजय, ठीक है, विजय, इसके अंदर से मेरे को ध्वनि मिली, वो ध्वनि 3 है, विजय। उसी प्रकार अगर मैं इसके अंदर वर्ण की बात करूं तो देखो, व के अंदर के लघु ई, ज भी अधूरा, वह भी अधूरा, इसके अंदर ए जुड़ा हुआ, और ये में कोई मात्रा नहीं है। तो देखो, 2 2 4 और 1 5, तो अब हमें इसमें मिल गया 5। इसके अंदर ध्वनि की बात करें तो 3, अगर मैं इसके अंदर वर्ण की बात करूं तो इसके अंदर 5, ध्वनि है इसके अंदर 3, वर्ण है इसके अंदर 5, ठीक है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ले लेते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित
समूह है वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई और इत्यादि। ठीक है, और आपके वर्ण हो गए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हल क्या होता है, या फिर अपन लिख देते हैं वाक्यांश क्या होता है। वाक्य पढ़ ही लिया हमने, तो वाक्यांश क्या होता है। देखो, जब दो शब्द मिलते तो हैं, लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश कहते हैं। जैसे जो अपना काम स्वयं करता हो, जो पराई धन की लालसा रखता हो। ठीक है, दो हो गए वाक्यांश क्या हो गए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पद। ध्वनि क्या होती है, वर्णमाला क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम पद। इसके बाद में पढ़ते हैं हम पद। पद पढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ कोई शब्द लिखा मेहनती। ठीक है, मैंने यहाँ कोई शब्द लिखा है मेहनती। देखो, ये तब तक शब्द है जब तक इसको इधर और इधर, यानी कि इसको ना तो कोई व्याकरणिक रूप मिला है अभी तक, और ना ही ये किसी वाक्य में प्रयोग किया गया। ये जब तक शब्द रहेगा जब तक इसको किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब हम इसे किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे, जब हम इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे और इसको व्याकरणिक रूप मिल जाएगा, जब इसको व्याकरणिक रूप मिल जाएगा ना, तो ये पद में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा पद में, जैसे कि ये कोई शब्द, जब तक ये अकेला रहेगा तब तक तो ये शब्द है। जब ये किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा और ये अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेगा और इसे व्याकरणिक रूप मिल जाएगा, तो ये पद कहलाएगा। देखो, यहाँ लिखते परिभाषा लिखते हैं, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह अन्य शब्दों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। अर्थात उसे व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो वह
पद कहलाता है, तो वह पद कहलाता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। राहुल खेत का काम कर रहा है। देखो ये क्या हो गया, पद कर्ता, पद कर्म, पद क्रिया, पद कर्ता, पद कर्म, पद क्रिया। ठीक है, उसी प्रकार अब पढ़ते हैं हल क्या होता है या हलंत क्या होता है। देखो प्रत्येक जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक ऐसे लिख लेते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ण शब्दों से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वरों से मिलकर बनते हैं, स्वरों से मिलकर बनते हैं। स्वर में से स्वर को व्यंजन से अलग करने पर व्यंजन को अधूरा दर्शाने के लिए, अधूरा दर्शाने के लिए एक दाएं तरफ तिरछी रेखा खींची जाती है, उसे हम हल या हलंत कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क च ट त, जैसे मैंने लिख दिया क अधूरा तो इसके अंदर है, तो ये जो मैं खींच रहा हूँ ना ये वाली लाइन, ये वाली च में से ए निकाल दिया, ये वाली ट है, ट में से ये निकाल दिया, त है, त में से ये निकाल दिया, ये आ जाए हल या हलंत। इसके बाद में अंतिम रह जाता है आपके शिरोरेखा। शिरोरेखा एक छोटी सी बात है, शिरोरेखा ऐसे लिख दो आप तो, स्वर व व्यंजनों को लिपिबद्ध करने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए इनके ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है, एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसे शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। जैसे कि मैंने ये रे लिखा है या फिर पूरा राम लिखा है, तो जो मैं ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये वाली, जैसे मैंने इधर कमल लिखा है, अब ये मैं ऊपर जो लाइन खींच रहा हूँ ना आडी वाली, इसी को कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको व्याकरण एक बार मैं आपको 2 मिनट में और बता देता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या आपको समझाया है। सबसे पहले हमने व्याकरण की चर्चा की है, ठीक है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को भली भांति समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंदर ही हमने पढ़ा था वर्ण, वर्ण के बाद में हमने पढ़ा था शब्द, शब्द के बाद में पढ़ा था हमने वाक्य। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर
वाक्यांश। देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था पद। ठीक है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वह अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है और उसे व्याकरणिक रूप मिल जाता है, वो पद कहलाता है। इसके बाद में पढ़ा था हमने ध्वनि। ध्वनि पढ़ा था मुख्य रूप से भाषा की सबसे छोटी कही होती है। देखो, अर्थ के आधार पर ये होती है, भावार्थ के आधार पर ये होती है। उसके बाद में पढ़ा था हमने हलंत। किसी को अधूरा दर्शाना है तो हम उसके नीचे दाहिनी तरफ एक तिरछी रेखा खींचेंगे, श्री रेखा, शिरो रेखा, शिरो रेखा। शिरो रेखा हमने पढ़ी थी कि स्वर और व्यंजनों को लिपिबद्ध करने के लिए, यानी कि एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम सापा या पगड़ी बोल सकते हैं। जैसे मैं इसके नीचे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि कमल लिखा है, तो ये इससे इसकी ये नाम इससे अच्छा लग रहा है। एक तो मैं ये लिखूं जिससे क्या ये वर्ण बन जाएंगे अलग अलग, लेकिन मैंने इसको जैसे किया ये पूरा शब्द बन जाएगा, ये पूरा शब्द बन जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।